वेलकम बैक गाइस। होप सो आप सारे स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। तो हम अपने एसएसटी के जो ज्योग्राफी का लेक्चर था चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग वेदर, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए अपने एसएसटी के सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। फिर अगेन हम साइंस की तरफ चलेंगे, साइंस के थर्ड चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे उस दिन? टेम्परेचर के ऊपर पढ़ रहे थे। हमने टेम्परेचर जो एक एलिमेंट है, की एलिमेंट है इन कंट्रोलिंग द वेदर, उसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ा था। अब हम अपने सेकंड की एलिमेंट को शुरू करने से पहले दो तीन चीजें जो साइमल्टेनियसली आपको काम आएगी वो पढ़ेंगे। हु आर मेटीरियोलॉजिस्ट? मेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है? मीटियोरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो मीटियोरोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं या फिर वो ऑफिशियल्स होते हैं जो इन वेदर कंडीशंस के जो गैजेट्स होते हैं, जो कूल गैजेट्स इन सारे एलिमेंट्स को जो रिकॉर्ड करते हैं, उनका डाटा रीड करते हैं, उनको मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो गैजेट्स की जो रीडिंग को स्टडी करते हैं उनको मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में भी ये एक गिवन डाटा है। सेकंड, आईएमडी क्या है? आईएमडी भी इससे रिलेटेड है। आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? जितने भी हमारे ये गैजेट से रीडिंग आती हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको स्टडी करना और उनकी एनालिसिस करके प्रिडिक्शंस देना इस डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, तो क्या है आईएमडी? आईएमडी क्या है? इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, इस डिपार्टमेंट का मोटो क्या है? इस डिपार्टमेंट का मोटो क्या है? आपका जो ये मोटो है वो आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप उसको भी उधर से भी पढ़ सकते हैं। सेकंड मोटो है आदित्यात जयते वृष्टि। आदित्यात जयते वृष्टि। आदित्य का मतलब क्या होता है? सन। आदित्यात जयते वृष्टि का मतलब क्या है? फ्रॉम सन अराइजेज रेन। मतलब जब सन आता है उससे रेन आती है। तो ये जस्ट एक पार्ट है पूरे श्लोक का जो मनुस्मृति से लिया गया है। और वो श्लोक ऐसा ही है कि जो सूर्य है उससे रेन आती है, रेन से क्रॉप्स आती हैं और क्रॉप से जीवन आता है। तो ये एक पूरी साइकिल है जिसको हम वाटर साइकिल भी कह सकते हैं कि सन से ही जो वाटर है अर्थ पे वो वार्म होके क्लाउड्स बनाता है जिससे रेन आती है। और रेन ही क्रॉप्स को क्या करती है? उगने में, मतलब उनको उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है और जिससे हमें फूड मिलता है। मतलब प्लांट्स अराइज होते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, जिसकी वजह से जो ये ह्यूमैनिटी है या फिर पूरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो हमारी अर्थ पे, वो क्या करती है? अपना नरिशमेंट पाती है। तो यही उस श्लोक का पाठ है। क्या है? आदित्या जयते वृष्टि। तो आपको ये याद रखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका अराइज हो सकता है। इसके बाद हम अपना जो सेकंड मेजर एलिमेंट था जो हमारे वेदर को कंट्रोल करता है वो करेंगे। जो क्या था अगर याद है? फर्स्ट था टेम्परेचर, सेकंड है प्रेसिपिटेशन। तो हम प्रेसिपिटेशन को अब शुरू करेंगे। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन?
प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन हमने पहले लेक्चर में भी जब शॉर्ट पढ़ रहे थे, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो हमारा एयर में वाटर प्रेजेंट होता है वो जिस फॉर्म में अर्थ पे वापस आता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं इन जनरल फॉर्म। अब वो किस फॉर्म में आता है, रेन की फॉर्म में आ सकता है, ओले की फॉर्म में आ सकता है, तो ओले को क्या कहते हैं, हेल। स्नो की फॉर्म में आ सकता है और स्लिट की फॉर्म में आ सकता है। स्लिट क्या था, जब रेन थोड़ी हाइट पे गिरती है तो हल्की सी जम जाती है, जिसको हम स्लिट कहते हैं। तो इन 4 फॉर्म्स में जब भी जो एटमॉस्फेरिक वाटर है वो वापस अर्थ पे आता है, तो यही प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं, अगर हमारे पास बारिश आती है तो हम रेन को मेजर कैसे करते हैं, रेन गॉज से। व्हाट इज रेन गॉज, रेन गॉज एक ऐसे सिस्टम होता है, ये फनल है, इसको हम अगर रेन आ रही है तो आप ऊपर में इसको रख दोगे, तो इस फनल के ऊपर जितना पानी गिरेगा वो इस बीकर में कलेक्ट होता जाएगा, और इसमें मार्किंग्स होती है। क्या होती है, मार्किंग्स होती है कि आपका पानी कितना कलेक्ट हुआ आप वो देखते हो। तो आप इसी से पता चलता है कि हमारे पास कितनी रेन हुई है। तो इन जनरल फॉर एग्जांपल जो रेन होती है वो मिलीमीटर्स में हम वो करते हैं, देखते हैं। यूनिट क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेन की मिलीमीटर्स। अगर हमारे यहाँ पे टिल 2 तक कलेक्ट हुआ है वाटर जो हमने भर रखा है, तो हम क्या कहते हैं, 2 मिलीमीटर रेन हुई है। तो जो रेन होती है, अगर आपने देखा होगा कि जो ड्राई रीजन होता है उसमें 2 to 10 मिलीमीटर रेन होती है, वेट रीजन में अप टू 50 मिलीमीटर रेन हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन और उस प्लेस पे कितनी रेन होती है, और वो किस में काउंट होता है, मिलीमीटर्स में काउंट होता है। और हमारा इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, रेन गॉज। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन क्या है, द फॉर्म इन विच द वाटर विच इज प्रेजेंट इन एयर comes down to earth again in different forms, which are in form of rain, hail, snow and sleet. ठीक है, and the measuring device is known as rain gauge and its unit of measurement is millimeter. तो आपको ये याद रखना है, और ये काफी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ये जो 5 एलिमेंट्स है ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज 5 एलिमेंट साइमल्टेनियसली कंट्रीब्यूट टू द वेदर कंडीशंस। ये नहीं है कि कोई एक सिर्फ टेम्परेचर बहुत ज्यादा मेन कंट्रीब्यूटर है वेदर के लिए, नहीं, 5 इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं वेदर को चेंज करने में, या फिर जो वेदर प्रेजेंट है उसको किस हिसाब से उसका, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो टेम्परेचर हाई होने का रीजन क्या हो सकता है, लेस रेनफॉल भी हो सकता है। लेस पीपीटी, रेनफॉल लेस का मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन लेस है, हवा कम है, उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ सकती है। तो सारे रीजंस इन कंबाइन, मतलब साइमल्टेनियसली कॉज इफेक्ट्स, ना कि कोई एक मेजर ही रीजन है, सारे रीजंस ही प्ले करते हैं अलोंग। तो अब जो हमारा अगला मेन फैक्टर है जो हमने पढ़ना है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझाया था कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Pressure exerted by atmosphere कि जो प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पे एग्जर्ट करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो हमने पिछली बार यही डिस्कस किया था कि सर्दियों में हमारे कान दुखने लग जाते हैं, अंदर ऐसा लगता है कि कान के अंदर कोई पोक कर रहा है, या अगर हम एकदम से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तब भी कान में से खून निकल जाता है या नाक से खून निकल जाता है। तो ये सारा रीजन, सबका रीजन क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या अगर आप कभी
चिप्स का पैकेट लेके जाते हो चंडीगढ़ से या फिर आप कहीं पे भी रहते हो और उसको माउंटेन रीजन पे लेके जाते हो, तो चिप्स का पैकेट और ज्यादा स्वेल कर जाता है ना। अगर आप ऊपर से वापस लेके आते हो तो वापस नॉर्मल हो जाता है। वाई? ये सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो होता क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर, ये एक फॉर एग्जांपल हमारा वो है, इधर ह्यूमन है, ये सारी एयर है, ये एयर हम पे ऊपर से प्रेशर लगाती है, बट ये प्रेशर हमें फील नहीं होता। वाई? मैंने बताया था, हमारी बॉडी एक उल्टा प्रेशर, जिसको काउंटर प्रेशर कहते हैं, वो जनरेट करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगता है और एक नीचे से हमारी बॉडी प्रेशर लगाती है, जिसको हम काउंटर प्रेशर कहते हैं। ये हार्ट जनरेट करता है। तो क्या होता है, जो अब आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आपकी बॉडी हैबिचुअल है कि ऊपर से एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर उधर पुट कर रहा है और आपकी बॉडी ने उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ है। बट जैसे ही आप कहाँ जाते हैं, प्लेन से माउंटेन रीजन पे जाते हैं, आप इधर प्लेन पे थे, आप माउंटेन्स पे चले गए, तो क्या होता है, आपने हाइट गेन कर ली है। तो हाइट गेन करने की वजह से अब देखो, आप इधर चले गए, इधर से इधर पहुंच गए, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इधर क्या हो गया, पतला हो गया, इधर क्या था, ज्यादा था। तो आपके ऊपर पहले प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा था, अब प्रेशर क्या लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि आप ऊपर हाइट पे चले गए, तो जो एटमॉस्फेयर की लेवल है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप पे लग रहा है वो भी कम हो गया। बट आपकी बॉडी अभी भी जो प्रेशर जनरेट कर रही है अंदर से, वो क्या है, ज्यादा है। मतलब जो आपकी बॉडी है वो प्रेशर ज्यादा जनरेट कर रही है, ऊपर से प्रेशर कम लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर से जो आपकी नर्व्स होती हैं, नोज के अंदर, ईयर्स के अंदर, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगता है। हेंस वो कई बारी ब्लीड आउट करने लग जाती है, इसलिए आपका कान दुखता है। तो यही चीज रीजन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अगर हम देखें कहाँ पे ज्यादा होगा, सी लेवल पे ज्यादा होगा, और माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो क्या करेंगे, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, और माउंटेन लेवल पे, माउंटेन रीजन्स पे लेवल क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कम, क्योंकि एटमॉस्फेयर का थिकनेस भी कम हो जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर सी लेवल पे ज्यादा होता है बिकॉज दो लेंथ, या फिर हम कहेंगे कि सी लेवल से जो एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ पे चले जाते हो तो वो डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस मीटर से नापते हैं, उसका नाम क्या है और उसकी यूनिट्स क्या है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए मीटर है, उसको कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है, मिली बार, एमबी में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर ये रहता है, बट इसकी एक एक्सेप्शन बहुत बड़ी है। क्या हमेशा, जो हमने कहा सी लेवल पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और माउंटेन लेवल पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, क्या हर बार ही ऐसा होता है? कभी भी प्लेन्स पे प्रेशर कम नहीं हो सकता? तो हो सकता है, लेकिन वो एक बहुत स्पेशल कंडीशन होती है। क्या कह रहे हैं हम कि प्लेन्स में भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। प्लेन्स में भी क्या हो सकता है, प्लेन्स में या फिर सी लेवल पे, प्लेन या सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है
तो विंड चलने लग जाती है। अब विंड जो हमने आगे पढ़ना है, विंड का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर। क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर। जब हवा चलती है उसको विंड कहते हैं। मैं पखे के नीचे खड़ा हूं, इधर हवा ज्यादा है तो मतलब ऊपर हवा क्या होगी? कम होगी। या वाइस वर्सा, मैं गलत बोला हूं क्या? पंखे चलने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है। जहां अब होता क्या है, नॉर्मली कोई भी प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो कहाँ से कहाँ चीज जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज जाएगी, है ना। जहाँ पे जो चीज ज्यादा है उधर से ही निकल के लो प्रेशर, जहाँ पे उसकी डेफिशिएंट है वहीं जाएगी। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हर चीज मूव करती है। तो अगर हवा कहाँ से मूव करेगी? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में ट्रेवल करेगी। और जब वो ट्रेवल करती है तो उसी को क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ एयर को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, हमारे प्लेन या सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो कहीं तो बढ़ भी गया होगा, या फिर जहां पे ज्यादा है वहां से क्या होता है? विंड बहुत तेज ब्लो करती है और क्या होता है? वहां पे साइक्लोनिक कंडीशंस बनने लग जाती है। साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है। तो जब भी जैसे सी लेवल पे आपने साइक्लोन सुने हैं या टाइफून कहते हैं उनको, आते हैं तो क्या होता है? हम कहते हैं साइक्लोन ऐसे गोल गोल घूमता है, उसके बीच में क्या होता है? लो प्रेशर जोन होता है। तो बाहर से हवा जो आती है वो कहाँ पे जाएगी? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में जाएगी। तो जब इतनी सारी हवा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में जाती है तो क्या हो जाता है? वो वाटर को स्वर्ल गोल गोल घुमाने लग जाती है और क्या बन जाता है? एक साइक्लोन बन जाता है। तो एक साइक्लोन काफी डिवास्टेटिंग होता है। तो इसलिए एक एक्सेप्शन है, क्या प्लेन्स में भी लो प्रेशर जोन बन सकता है, बट वो कब होता है? जब साइक्लोनिक थ्रेट्स आने को हो। ठीक है, वो इसलिए ही होता है क्योंकि प्लेन्स में क्या हो जाता है? लो प्रेशर जोन बन जाता है। गॉट इट? तो जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है, हम उसको देख लेते हैं। तो जो सी लेवल पे नॉर्मली प्रेशर होता है वो 1013 मिली बार के आसपास होता है। बट अगर प्रेशर 1000 मिली बार से नीचे जाना शुरू कर दे तो साइक्लोनिक कंडीशंस क्या हो जाती है? बनना शुरू हो जाती हैं। अगर नॉर्मली प्रेशर इसके आसपास होता है सी लेवल पे 1013 मिली बार के आसपास, बट अगर 1000 मिली बार से प्रेशर लो हो जाए प्लेन्स में सी के आसपास, तो उधर एक पोटेंशियल साइक्लोन आने का संभावना होती है। ठीक है। और सेकेंडली, अगर आपने कभी लद्दाख का नाम सुना होगा, तो लद्दाख के आसपास जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ पे है? खारदुंगला। खारदुंगला पास जो लद्दाख में है। तो उधर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? बहुत लो होता है। कितना लो होता है? अराउंड 600 MB के आसपास, 600 मिली बार के आसपास प्रेशर होता है। तो उधर अगर जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? फेंट हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है, नाक से खून निकल जाता है और उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इसलिए जो इतने हाईएस्ट पासिस होते हैं जो माउंटेन्स में डीप में होते हैं, तो उधर जाना हर किसी के लिए फिजिबल नहीं होता, बिकॉज उधर जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है। तो अब इसके साथ हमने अपने 3 एलिमेंट्स पढ़े हैं: टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है विंड। अभी हमने विंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किया, पढ़ा। व्हाट इज विंड? मूवमेंट ऑफ एयर। एयर कहां से? फ्रॉम हाई प्रेशर जोन प्रेशर टू लो प्रेशर जोन। कि जब हवा हाई प्रेशर जोन से
लो प्रेशर जोन की तरफ जाती है, तो जो ये मूवमेंट होती है, हवा को चल के जाना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। हमने कौन सा पढ़ रहे हैं, फोर्थ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्या पढ़ा था, टेम्परेचर, सेकंड पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, थर्ड पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फोर्थ पढ़ रहे हैं विंड। तो विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर, हवा का चलना। ठीक है, तो ये कहां से होता है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज की मूवमेंट कहां से कहां होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। मतलब जहां पे उसकी ज्यादा क्वांटिटी है टुवर्ड्स लो क्वांटिटी, उसी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हवा भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करती है, कहां से, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो क्लास हम जैसे अभी विंड को पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि विंड होती क्या है। अब विंड के जो हमारे डिवाइसेस हैं, हमने उसी को ही देखना है। अगर आपने थोड़ा कभी मूवीज वगैरह भी देखी है, हम सबने, हमने एक सॉक्स ही देखी है एयरपोर्ट्स पे, ऐसे एयरपोर्ट्स पे ऐसे ऐसे सॉक्स ही लटकी होती थी और वो गिरी होती है, ऐसे देखी होगी हमने, है ना। और एक हमने एक ऐसा डिवाइस देखा था जो टर्न करता है रेगुलरली एयर चलने पे। तो ये दो मेजर डिवाइसेस है हमारी एयर को मेजर करने के लिए। अब इसको क्या कहते हैं, विंड वेन, विंड वेन या विंड सॉक्स, और इसको कहते हैं एनीमोमीटर। तो अब ये होती कैसे है, यहां से विंड चली, ये यहां की डायरेक्शन में होगी। अगर यहां से विंड चलती है, ये टर्न करके इस डायरेक्शन में फॉल करने लग जाता है। तो विंड सॉक का काम क्या होता है, टू मेजर या टू रिकॉर्ड डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, क्या करती है, ये मेन डायरेक्शन को रिकॉर्ड करती है। और ये क्या होता है, जब विंड ब्लो कर रही होती है, तब ये क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। और जैसे ही घूमता है, जैसे हमारी कार, बाइक, एक्टिवाज में होता है, फ्रंट टायर पे एक मीटर लगा होता है जिसकी रोटेशन की वजह से हमें स्पीड दिखती है हमारे स्पीडोमीटर में, वैसे ही ये जिस स्पीड से जब ये रोटेट करता है, तो क्या होता है, ये हमें विंड स्पीड बताता है। क्या बताता है, विंड स्पीड। तो हमारे जो विंड के दो मेन क्राइटेरियाज हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन, वो ये दोनों हमारे मीटर्स हमें स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, विंड, विंड का बेसिक डेफिनेशन। एंड विंड मेजर करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरियाज होते हैं, विच इज डायरेक्शन एंड इट्स स्पीड। तो स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एनीमोमीटर होता है। वेयर एज टू मेजर द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारी विंड चल रही है, वी हैव व्हाट, द विंड सॉक्स और विंड वेन। ठीक है, अब हमने कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़ लिए थे अपने वेदर के। फर्स्ट क्या पढ़ा था, टेम्परेचर। सेकंड पढ़ा था हमने प्रेसिपिटेशन। थर्ड क्या पढ़ा था हमने, थर्ड पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्थ विंड। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट इट इज ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? The water concentration which is present in air. Water concentration present in air. हमारी हवा में जितना मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, है ना। तो अब ये होता करता क्या है, जब वाटर वेपर्स आते हैं हमारे, तो अगर हमारी हवा में पानी बहुत ज्यादा हो तो चिपचिपा फील होने लग जाता है जब रेनी सीजन में होते हैं। वेराज जब हम गर्मियों में लू कहते हैं उसको, जब लू चलती है उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। तो होता क्या है, अगर गर्मियों में हम कपड़े सुखाएं तो कितना गिल्ला कपड़ा हो 10 मिनट में सूख ही जाता है, क्योंकि हवा में वाटर कंटेंट होता ही नहीं। तो हवा क्या करती है, पानी में से मॉइस्चर लेके और निकल जाती है। बट अगर पानी में ऑलरेडी मॉइस्चर काफी ज्यादा हो तो क्या होगा,
तो वो कपड़ों में से पानी कम निकाल लेंगे, तो आपके कपड़े भी रेनी सीजन में इसलिए कम सूखते हैं। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब ये ह्यूमिडिटी डिपेंड किस पे करती है कि विंड की स्पीड कितनी है। अगर विंड बहुत अच्छी स्पीड पे चल रही है तो हवा में ह्यूमिडिटी जनरली कम रहती है। अगर आप बहुत ज्यादा हवा चल रही हो तो आप क्या होता है, आपका पसीना भी जल्दी सूखता रहता है, तो ह्यूमिडिटी मतलब हवा में वाटर कंटेंट लेवल कम रहता है। तो सेकंड क्या होता है, विंड स्पीड के साथ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम हो तो ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, प्रेशर, तो ये दोनों तीनों फैक्टर्स ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अब हमने देखना है एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? अगर हवा में 0% वाटर हो तो क्या कहेंगे उसको, नो वाटर। बट ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हवा में पानी ही ना हो हो ही नहीं सकती। बाय, क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी हो रही है, प्लांट्स वाटर रिलीज कर रहे हैं हवा में, हम भी परस्पायर करते हैं, जब रेस्पायर करते हैं हम भी हवा में क्या करते हैं, पानी को रिलीज करते हैं। बारिश होती है, कपड़े सूख रहे हैं, तो हवा में पानी तो हमेशा होगा, कम हो सकता है बट होगा। तो ये जो 0% वाला है ये फीजिबल ही नहीं है नॉर्मल। सेकंड क्या होता है, ड्राई एयर, ड्राई वेदर या ड्राई एयर कह सकते हैं। मतलब कितना, अराउंड 20% वाटर कंटेंट है। ह्यूमिड एयर में अराउंड 60% वाटर होता है। अगर 100% वाटर हो एयर में उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड एयर। व्हाट इज सैचुरेटेड, मतलब 100% से ज्यादा जब एक पॉइंट, जब एयर में उससे ज्यादा वाटर ना आ सके उसके बाद क्या होगा, वाटर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। जब अगर आपने कभी क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन सुनी होती है, उस टाइम पे एयर सैचुरेटेड होती है वाटर से, और तभी वो सारा वाटर एक ही बारी में रिलीज कर देती है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑल्सो। ठीक है, अब जो हम ह्यूमिडिटी लेवल चेक करते हैं एयर में, वो चेक कैसे करते हैं, विद विच मीटर, इट इज नोन एज हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं उसको, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो इस हाइग्रोमीटर का काम क्या होता है, टू चेक द ह्यूमिडिटी लेवल, टू चेक द ह्यूमिडिटी लेवल। तो अब हमने अब 5 एलिमेंट्स पढ़े हैं, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, विंड। अब ये जो हमने 4-5 वो पढ़े हैं, अब अगर हमें सबको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इन जनरली सारे कहीं ना कहीं होते हैं। हम एक फॉर एग्जांपल ये पीस ऑफ लैंड है, 1 मीटर इधर लगा रखा है हाइग्रोस्कोप, एनीमो इधर लगा रखा है, सॉक यहाँ लगा रखी है, थर्मोमीटर इधर लगा रखा है, दूसरा इधर लगा रखा है। तो ये फीजिबल है, हम एक की रीडिंग लेंगे, फिर दूसरे की रीडिंग लेंगे, तीसरे की लेंगे, जाके इतने में फर्स्ट वाले की फिर चेंज हो जाएगी। तो इट इज नॉट फीजिबल कि हम क्या करें कि हम सारे थोड़ी थोड़ी स्पेस पे दूर दूर लगाए और उनकी रीडिंग चेक करते रहे, बिकॉज रीडिंग क्या करती रहेगी, चेंज होती रहेगी, बहुत फास्ट चेंज होती रहती है। तो इसके लिए हम करते क्या है, AWS करते हैं। व्हाट इज AWS? ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम या ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो ये स्टेशन में होता क्या है, हम एक पीस ऑफ लैंड या एक ऑफिस या फिर एक बिल्डिंग बना देते हैं, जिसमें हम ये सारे 5 मीटर्स जो हमने स्टडी कर रहे हैं वो लगा देते हैं। और ये सारे जो सेंसर्स होते हैं ये ऑटोमेटिक अपनी क्या करते हैं, रीडिंग कैलकुलेट करते रहते हैं, और एक कंप्यूटर में उसका डाटा स्टोर होता रहता है। और जिसके ऊपर हमारे क्या होता है, मेटेरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, डाटा पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनकी क्या बोलते हैं, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता रहता है, जिससे हम
वेदर की प्रिडिक्शंस में हेल्प कर सकते हैं या लॉन्ग स्टडीज में जिसकी से हेल्प ले सकते हैं। अब ये ऑटोमेटिक क्यों होना चाहिए? ताकि ये खुद चलता रहे, कोई फिजिकल बंदे की जरूरत ना पड़े जो एक एक को नोट करे, जिसकी वजह से क्या होता है नोटिंग स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक रहेगा तो ये सेंसर्स 24/7 काम कर सकते हैं। रात को जब इंसान नहीं काम कर सकता बट ये मशीन्स तब भी काम कर सकती हैं और हमारी प्रिडिक्शंस जो करते हैं, हमारी नेचुरल डिजास्टर्स की जो प्रिडिक्शन होती है वो काफी अच्छे से और एक्यूरेटली और प्रिसाइजली हम उनको क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो ये काम आता है। तो मतलब AWS किस में हेल्प करता है हमें? वेदर फोरकास्टिंग में। किसमें हेल्प करता है? वेदर फोरकास्ट में, है ना। वेदर फोरकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आपने अभी नॉर्थ इंडिया को पिछले 2 महीनों में देखा होगा कि वी हैव सीन फ्लड्स इन पंजाब, तो जब फ्लड्स आ रही थी उससे पहले हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वो बता रहे थे कि हमने ये अलर्ट जारी कर दिया है। वाई? और वो अलर्ट जारी किया क्यों? ताकि हम प्रिपेयर हो सके किसी डिजास्टर के लिए, कोई नेचुरल डिजास्टर के लिए, कोई नेचुरल डिजास्टर के साथ कुछ प्रिपेयर्डनेस हो सके। ठीक है, डिजास्टर की प्रिवेंशन हो सके, प्रिवेंशन तो नहीं कह सकते, उसके लिए प्रिपेयर हो सके कि हम मेंटली, हमारे इकोनॉमिकली और कुछ जो हमारी जरूरत की नीड्स है उनको हम ऑन द स्पॉट क्या कर सके, अवेलेबल कर सके, मेडिकल हेल्प हमें मिल सके। तो उस चीज के लिए हमें जो हमारा ये डिपार्टमेंट है, उस फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट हमें क्या देता है, एक हेड्स अप दे देता है ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर हो सके उस कैलेमिटी के लिए जो हमारे पास आ सकती है, पोटेंशियल होता है उसका आने का। ठीक है, तो अब इसी नेचुरल फोरकास्ट की वजह से हमारे पास क्या है, एक NDRF टीम होती है, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ टीम, जो डिजास्टर प्रोन एरियाज में जाके उधर के जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको क्या करते हैं उधर से निकालते हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए वही NDMA भी एक अथॉरिटी है, वो क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी क्या करती है, इन सारी जानकारी को कौन सी पब्लिक तक पहुंचानी है, कौन सी के ऊपर अभी प्रेडिक्शन और करनी है, वो सारी चीज ये अथॉरिटी क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो जो ये NDMA है, इसने 2023 में सिक्किम के अंदर 4800 मीटर्स पे एक AWS इंस्टॉल किया था। 4800 मीटर्स की हाइट पे AWS इंस्टॉल किया था। क्यों? ताकि हम सिक्किम के जो वेदर फोरकास्ट है उसको अच्छे से स्टडी कर सके और उधर के लोगों को एक हेड्स अप दे सके, या फिर उधर की जो गवर्नमेंट है वो किसी डिजास्टर के स्ट्रक होने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ठीक है अब इससे हमें फायदा किस किस को मिलता है? सिर्फ नॉर्मल पीपल को हेल्प मिलती है। ये जो हमें स्टार्टिंग में प्रायर हेड्स अप मिलता है डिजास्टर के आने से पहले, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, उससे हम किन किन की हेल्प कर सकते हैं? उससे हम नॉर्मल पीपल की हेल्प कर सकते हैं, फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं कि अगर कोई फ्लड प्रोन एरिया है और उधर आ रही है, फ्लड आ सकती है किसी एग्रीकल्चर लैंड पे, तो उधर फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए हम फ्लड बैरियर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किस किस को हेल्प कर सकती है ये? एग्रीकल्चर के केस में फार्मर्स को हेल्प कर सकती है। अगर साइक्लोन आ रहा है किसी एरिया में तो फिशरमैन्स को भी हेल्प करती है ये, कि उनको गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है कि उस मतलब अभी आपको सी में नहीं जा सकते, तो उधर बोटिंग करना क्या हो गया है, बैन हो गया है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और हमारे क्लाइमेट चेंज में क्या इफेक्ट आ रहा है कि ओवर द टाइम क्लाइमेट चेंज पे इस एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, इधर जो विंड स्पीड है वो बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। तो ये हमें एग्रीकल्चर के एरिया में फिशरमैन्स को और क्लाइमेट चेंज को प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर सकती है, जो कि हमें लॉन्ग रन में काफी जरूरी है
क्योंकि हम इन क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स को ताकि एड्रेस भी कर सके। अगर उस एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज उस एरिया में काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो AWS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लान की, जिससे हम क्या बोलते हैं ओवरऑल अर्थ के लिए भी काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं, और अपने पॉल्यूशन लेवल को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। और सेकेंडली हम क्या बोलते हैं अपने लोगों को भी बचा सकते हैं बाय प्रिडिक्टिंग द वेदर इन दैट एरिया। ठीक है, तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर टाइप ऑफ वार्निंग्स, वार्निंग एंड इट्स टाइप्स। जैसे बारिशों में कई बारी हमें रेड वार्निंग मिलती है, ग्रीन वार्निंग मिलती है, ऑरेंज, तो इनका मतलब क्या है? तो व्हाट इज रेड? देयर इज रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। रेड इज वार्निंग टू टेक एक्शन, कि एक्शन लेना पड़ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेक होल्डर्स की तरफ से, कि यू नीड टू वेकेंट दैट एरिया। व्हाट इज ऑरेंज वार्निंग? अलर्ट। ऑरेंज इज नॉट अ वार्निंग, इट इज एन अलर्ट, कि टू बी प्रिपेयर, कि कुछ भी करने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ सकता है। व्हाट इज येलो? वॉच अपडेट्स, you need to be updated about the weather system in your area, कि आपको अपडेट्स रेगुलरली देखने पड़ सकते हैं कि आफ्टर येलो वो ऑरेंज में भी कन्वर्ट हो सकती है या फिर डायरेक्टली रेड में भी जा सकती है, जो वार्निंग बन सके। ठीक है, एंड ग्रीन विच इज नो वार्निंग, नो इमरजेंसी इज देयर, तो आप चिल कर सकते हैं। तो इसके साथ हम अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो हम अपने जो अपडेट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली आपके साथ अपने हैंडल्स पे भी शेयर करते हैं। तो आप जितने भी हमारे हैंडल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उनसे आप जोड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको गेट बैक करेगी और आपकी जो ये लर्निंग फेज है ये कंटिन्यू करेंगे हम। तो टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।